नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एग्रीकल्चर विद मोहित पर। आज हम एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन विद डिटेल्ड एनालिसिस डिस्कस करेंगे। जो हमारी सीरीज चल रही थी बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन, उसी क्रम में हमारी ये क्लास सेकेंड है। हमारा पहला क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम ऑफ सोरघम स्टेम बोरर इंसेक्ट इज। ज्वार में तना बेधक कीट का वैज्ञानिक नाम है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है सेमिया इन्फेरेंस, अम्सेक्टा मूरी, एग्रोटिस एप्सिलॉन एंड चिलो पार्टिलस। इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है चिलो पार्टिलस। और ये किसका साइंटिफिक नाम है? ये हमारे मेज अर्थात मक्का एंड जो सोरगम जो ज्वार में स्टेम बोरर लगता है अर्थात जो तना वेधक कीट लगता है उसका साइंटिफिक नाम है काइलोपार्टिलस। और जो और ऑप्शन जो विकल्प दिए गए हैं हम जरा उनकी तरफ ध्यान दे लेंगे। जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया सिसेमिया इन्फेरेंस, ये हमारा पिंक स्टेम बोरर का वैज्ञानिक नाम है। पिंक स्टेम बोरर का साइंटिफिक नाम है। एंड ये जो सेकंड ऑप्शन दिया गया था अम्सेक्टा मूरी, अम्सेक्टा मूरी जो आपने सुना होगा रेड हैरी कैटरपिलर, रेड हैरी कैटरपिलर जो मुख्यतः आप देखा हुआ ग्राउंड नट अर्थात मूंगफली में जो इंसेक्ट लगता है रेड हैरी कैटरपिलर, उसका ये साइंटिफिक नाम दिया गया है अम्सेक्टा मूरी। जो एग्रोटिस एप्सिलॉन, एग्रोटिस एप्सिलॉन ये किसका है आप बताइए? ये हमने पढ़ा हुआ जो ग्राम में कटवर्म लगता है, ग्राम में कटवर्म जिसे हम कटुआ कीट भी कहते हैं, कटुआ कीट जो चना में लगता है, आपने सुना होगा कटुआ कीट, उसी का ये साइंटिफिक नाम दिया गया था एग्रोटिस एप्सिलॉन। जो सिसेमिया इन्फेरेंस जो मैंने अभी बताया था, जो पिंक स्टेम बोरर का साइंटिफिक नाम है, ये जो पिंक स्टेम बोरर है ये मेजरली सीरियल क्रॉप्स पर लगता है, जैसे राइस धान है आपका, मक्का है, ज्वार है, गेहूं है। इसमें ये जो पिंक स्टेम बोरर है ये मुख्यतः लगता है। अब हम इस क्वेश्चन को पुनः पूरा देख लेंगे कि क्या पूछा गया था इसमें। साइंटिफिक नेम ऑफ सोरगम स्टेम बोरर इंसेक्ट इज। ज्वार के तना बेधक कीट का वैज्ञानिक नाम है, जिसमें हमारा राइट आंसर था चिलो पार्टिलस। और ये किसका है? मेज अर्थात मक्का का और ज्वार का जो स्टेम बोरर लगता है, तना बेधक कीट लगता है, उसका ये वैज्ञानिक नाम है। और जो इसमें और ऑप्शन दिए गए थे सेमिया इन्फेरेंस जो पिंक स्टेम बोरर जो सीरियल्स में लगता है, जैसे धान में और मक्के में और ज्वार में, गेहूं में, इसमें जो पिंक स्टेम बोरर है उन उसका ये साइंटिफिक नाम दिया गया था। और जो अम्सेक्टा मूरी जो रेड हैरी कैटरपिलर है उसका वैज्ञानिक नाम दिया गया था एग्रोटिस एप्सिलॉन जो चना में जो कटवर्म लगता है, कटुआ कीट लगता है, उसका साइंटिफिक नाम दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल इज ट्रांसमिटेड बाई। बैगन में जो लिटिल लीफ रोग किसके द्वारा प्रसारित होता है? बताइए आप, बैगन में लिटिल लीफ रोग किसके द्वारा प्रसारित होता है? सबसे पहले हम बैगन के बारे में थोड़ा देख लेंगे। ब्रिंजल, ब्रिंजल के बारे में थोड़ा देख लेंगे। ब्रिंजल का जो साइंटिफिक नाम होता है, ब्रिंजल का जो साइंटिफिक नाम होता है वो सोलेनम मेलोन जेना, आपने पढ़ाई होगा। और जो फैमिली इसकी होती है वो सोलेनेसी होती है, ये भी आपने पढ़ाई होगा। और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 2n बराबर 24 होते हैं।
और इसका जो कॉमन नेम है अर्थात और इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे एग प्लांट भी कहते हैं, एग प्लांट। एंड इसे ओवरजीन भी कहते हैं, ओवरजीन भी कहते हैं। ब्रिंजल के बारे में हमने देख लिया, इसका वैज्ञानिक नाम सोलिनम मेलोंजेना है, फैमिली सोलिनेसी है, 2n24 है, इसे और अन्य नाम एग प्लांट एंड ओवरजीन भी कहते हैं। अब हम इसकी डिजीज के बारे में देख रहे थे कि लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल, ब्रिंजल ट्रांसमिटेड बाय, बैगन में लिटिल लीफ रोग किसके द्वारा प्रसारित होता है? जो बैगन में जो ब्रिंजल में जो लिटिल लीफ होता है, ये हमें याद रखना है, ये माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। ये माइकोप्लाज्मा के कारण होता है और इसमें जो वेक्टर का काम करता है, वाहक का, अर्थात इस जो माइकोप्लाज्मा को फैला, मतलब इस रोग को लिटिल लीफ जो डिजीज है वो माइकोप्लाज्मा के कारण होता है और इसमें जो वेक्टर का कार्य करता है वो लीफ हॉपर होता है। और यही पूछा गया था हमसे इस क्वेश्चन में कि क्या पूछा गया था, बैगन में लिटिल लीफ रोग किसके द्वारा प्रसारित होता है, अर्थात वेक्टर कौन है? तो इसमें राइट आंसर है, इसमें राइट आंसर आपका हो गया लीफ हॉपर, ये हमारा राइट आंसर हो गया। और हम इसमें देख लेंगे जो बैक्टर लीफ हॉपर है, इसका जो साइंटिफिक नाम क्या है? सिस्टियस फाइसिटिस, सिस्टियस, ये हमारा जो लीफ हॉपर है, जो लिटिल लीफ डिजीज में बैक्टर का कार्य करता है, उसका ये साइंटिफिक नाम बताया गया है, सिस्टियस फाइटियस। और माइकोप्लाज्मा के कारण हमारा, आपने सुना होगा, फाइलोडी डिजीज होता है, फाइलोडी। ये किस में होता है? ये सीसैम, सीसैम तिल में होता है, आपने सुना होगा। इसे भी लीफ हॉपर ही फैलाता है, इसे भी लीफ हॉपर ही वेक्टर का कार्य करता है, फाइलोडी डिजीज। आपने सुना होगा ग्रासी सूट, आप ध्यान से सुनते रहिए जो मैं बता रहा हूँ। ग्रासी सूट जो होता है शुगर केन में, अर्थात गन्ने में। ये भी ये सभी किसके बारे में बताए जा रहे हैं? जो माइकोप्लाज्मा के कारण जो डिजीज होते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि फाइलोडी डिजीज जो तिल में होता है वो भी लीफ हॉपर के कारण फैलता है। ग्रासी सूट ये शुगर केन में होता है, ये एफिड के कारण फैलता है। और आपने सुना होगा येलो ड्वार्फ डिजीज, येलो ड्वार्फ, पीला बौना रोग, जो किस में होता है? ये राइस में, धान में होता है। ये किसके कारण होता है? GLH अर्थात ग्रीन लीफ हॉपर। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नेफो। किसी किसी एग्जाम में वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं वैज्ञानिक नाम भी आपको बताते हुए चल रहा हूँ। नेफोटेटिक्स वेरिसेंस। ये मैंने क्या बताया है? देखो पहले तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल इज ट्रांसमिटेड बाई, जो बैगन में लिटिल लीफ रोग होता है किसके द्वारा प्रसारित होता है? इसमें मैंने आपको बता दिया, जो लीफ हॉपर है उसके कारण यह रोग प्रसारित होता है। ये वैज्ञानिक नाम बताया गया सिस्टियस फाइटियस, ये लीफ हॉपर का साइंटिफिक नाम है। और ये जो लिटिल लीफ रोग है वो माइकोप्लाज्मा के कारण होता है और लीफ हॉपर इसमें बैक्टर का कार्य करता है। और इसमें जो अन्य जो कुछ डिजीज के बारे में बताया गया जो माइकोप्लाज्मा के कारण फैलती हैं, जैसे फाइलोडी है जो सीसम तिल में होता है, जो लीफ हॉपर के कारण फैलता है। लीफ हॉपर अर्थात बैक्टर का कार्य करता है। ग्रासी सूट है जो शुगर केन में होता है, इसमें एफिड बैक्टर का कार्य करता है। येलो ड्वार्फ, पीला बौना रोग जो राइस में हो जाता है, धान में, जिसमें ग्रीन लीफ हॉपर वेक्टर का कार्य करता है, जिसका साइंटिफिक नाम नेफोटेटिक्स वेरिसेंस होता है। और आपने सुना होगा व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई, जो देखिए हमारा तीसरा ऑप्शन दिया गया था व्हाइट फ्लाई अर्थात सफेद मक्खी। जो आपने सुना होगा YVMV, येलो वैन मोजेक वायरस, वायरस मतलब पीली सिरा जो मोजेक वायरस होता है, जो किसमें होता है? भिंडी में होता है, आपने पढ़ा हुआ पीत सिरा रोग वायरस। ये भी ओखरा में जो भिंडी में होता है उसमें व्हाइट फ्लाई इसे फैलाने का कार्य करती है, ठीक है। और जो लीफ कर्ल,
जो लीफ कर्ल डिजीज होता है, इसमें टोमेटो में होता है, आपने सुना होगा, कॉटन कपास में सुना होगा, उसमें भी जो लीफ का डिजीज होता है उसे भी कौन फैलाने का कार्य करती है, कौन वाहक का कार्य करता है, तो वाइट फ्लाई करती है। इसे हम पूरा एक क्वेश्चन दोबारा एक बार हम देख लेंगे। यह पूछा गया था हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था लिटिल लीफ डिजीज ब्रिंजल ट्रांसमिटेड बाई, इसके कारण होता है, किसके कारण अर्थात फैलता है, होता तो माइकोप्लाज्मा के कारण, लेकिन फैलाता कौन है, वाहक कौन है, प्रसारित कैसे होता है, तो लीफ हॉपर के कारण होता है। और इसका साइंटिफिक नेम सिस्टियस फाइस्टियस है लीफ हॉपर का। और ये माइकोप्लाज्मा के कारण बता ही दिया। और माइकोप्लाज्मा के कारण और कौन कौन से डिजीज होते हैं, फाइलॉडी जो सीसम तिल में होता है, इसमें भी वाहक का कार्य लीफ हॉपर करता है। ग्रासी सूट जो गन्ने में होता है, उसमें वाहक का कार्य एफिड करता है। येलो डवार्फ पीला बौना रोग जो धान में हो जाता है, उसमें जो वेक्टर का कार्य है वो ग्रीन लीफ हॉपर नेफोटेटिक्स वेरिसेंस जिसका साइंटिफिक नाम है वो करता है। और आपने सुना होगा YVMB येलो वेन मोजैक वायरस पीत सिरा रोग जो भिंडी में हो जाता है, उसमें भाग का कार्य कौन करता है, वाइट फ्लाई करती है। लीफ कल डिजीज जो आपके टोमेटो कॉटन में हो जाता है, उसमें जो टोमेटो में टमाटर में और कपास में हो जाता है लीफ कल। येलो वेन मोजैक वायरस जो ओकरा में लगता है वो किसके कारण होता है, ये वायरस के कारण होता है। वाइट फ्लाई इसमें वाहक का कार्य करती है। चलो काफी देख लिया हमने इस क्वेश्चन के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ये याद रखना है जो ब्रिंजल में जो होता है लिटिल लीफ माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, और फाइलोडी वाला भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। और सीसम में मतलब तिल का जो महत्वपूर्ण रोग है, ये काफी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रिंडर पेस्ट इज कॉज्ड बाई, जो रिंडर पेस्ट है वो किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, फंजी के कारण होता है, या प्रोटोजुआ के कारण होता है। इसमें हमारा राइट आंसर है वायरस। वायरस। अब थोड़ा हम देख लेंगे कि वायरस के कारण और कौन कौन से हमारे डिजीज हो जाते हैं, थोड़ा हम देख लेंगे। वायरस अर्थात विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। वायरस के कारण पॉक्स, आपने सुना होगा चेचक, और आपने सुना होगा FMD फुट एंड माउथ डिजीज, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ फुट एंड माउथ डिजीज, जैसे खुरपका एंड मुंहपका कहते हैं। और रिंडर पेस्ट जो मैंने बता ही दिया है। और रानीखेत आपने सुना होगा, रानीखेत मुर्गियों में महत्वपूर्ण बीमारी है, रानीखेत ये भी वायरस से ही होती है। ब्लू टंग डिजीज, ब्लू टंग हिंदी में से कहते हैं नीली जिह्वा रोग, नीली जिह्वा रोग। ठीक है, ये आपके किसके हो गए, विषाणु जनित रोग हो गए। और अगर आपसे पूछ लिया जाए बैक्टीरिया से, जीवाणु जनित, जीवाणु जनित बैक्टीरिया से आपके कौन कौन से रोग होते हैं, तो हमें इसमें याद रखना है मैस्टाइटिस, मैस्टाइटिस, मैस्टाइटिस को क्या कहते हैं, थनैला कहते हैं, थनैला। या आपने सुना होगा क्षय रोग, जैसे आमतौर की भाषा में ट्यूबरकुलोसिस या TB भी कहते हैं, ये भी किससे होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। और एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स डिजीज सुना होगा आपने। और एक होता है गिल्टी रोग, ये भी किसके कारण होता है, गिल्टी रोग, ये बैक्टीरिया जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। और ये होता है प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ से एक सुररा डिजीज हो जाता है जो ऊंटों में आमतौर पर होता है, सुररा डिजीज, सुररा डिजीज आमतौर पर ऊंटों कैमल में होता है। पुनः हम इसमें एक क्वेश्चन को देख लेंगे, क्या पूछा गया था, रिंडर पेस्ट इज कॉज्ड बाई, रिंडर पेस्ट के कारण होता है, इसका राइट आंसर था वायरस, वायरस के कारण होता है रिंडर पेस्ट। और विषाणु जनित रोगों के बारे में हमने देख लिया, विषाणु जनित से क्या, वायरस से और कौन से रोग होते हैं, पॉक्स होता है, चेचक,
फुट एंड माउथ डिजीज अर्थात जैसे खुरपका मुंहपका डिजीज कहते हैं, रानीखेत जो मुर्गियों की महत्वपूर्ण बीमारी है, ब्लू टंग डिजीज नीली जिह्वा रोग जैसे कहते हैं। और जीवाणु बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, मैस्टाइटिस जैसे थनैला भी कहते हैं, 6 रोग जैसे आमतौर पर टीबी भी कहते हैं, एंथ्रेक्स और गिल्टी रोग, ये किससे बैक्टीरिया के कारण हो जाते हैं। प्रोटोजोआ के कारण महत्वपूर्ण जो सुरना डिजीज है जो कि ऊँटों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। विच टोमेटो वेराइटी हैविंग पियर शेप्ड, पियर अर्थात नाशपाती, पियर शेप्ड फ्रूट, ऐसी इन मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कौन सी वेराइटी है जिसका आकार पियर के शेप अर्थात नाशपाती के आकार का होता है? बताइए बताइए बताइए। इसमें राइट आंसर है रोमा। जो हमारी रोमा वैरायटी है, और हम कह सकते हैं आपने सुना होगा एक वैरायटी है पंजाब छुआरा, उसका भी जो फल का आकार है वो पियर शेप्ड का होता है अर्थात नाशपाती के आकार का। और रोमा भी जो वैरायटी है उसका भी पियर शेप्ड का होता है। और जो ये जो चारों वैरायटी दी गई हैं ये सभी कैसी वैरायटी हैं, ये सभी वैरायटी यूएसए से इंट्रोड्यूस्ड अर्थात इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है यूएसए अमेरिका से। ये हमें याद रखना है। अगर हमसे पूछ लिया जाए सीओक्स है, रोमा है, टिप टॉप है, मार्वल है, और एक एक वैरायटी और मैं और बताई दे रहा हूँ जैसे मनी मेकर है, वैरायटी का नाम है ये टोमेटो की मनी मेकर। सीओक्स है, रोमा है, टिप टॉप है, मार्वल है, मनी मेकर है, ये सभी यूएसए से अर्थात अमेरिका से इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है। और आंसर मैंने बता ही दिया कि मतलब कौन सी वैरायटी का जो नाशपाती के आकार की होती है, रोमा, और एक आपने सुना होगा पंजाब छुआरा। इसमें हम थोड़ा इसके बारे में देख लेंगे, टोमेटो के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता ही दिए चल रहा हूँ जिससे आप सुन लें इसे एक बार, जिससे आपके दिमाग में बना रहे। इसका साइंटिफिक नाम आपने सुना ही होगा, क्या है? लाइकोपर्सिकम एस कुलेंटम। ये आप लोगों को ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं इसलिए बता दे रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में बना रहे। फैमिली इसकी सोलेनेसी है, इसमें 2n 24 है। और इसका जो कॉमन नेम है अर्थात इसे और किस नाम से जाना जाता है, कॉमन नेम इसे वॉल्फ एप्पल भी कहते हैं, वॉल्फ एप्पल। और क्या कहते हैं, याद रखना है भाई ये आपको, बिलायती बैगन भी कहते हैं, बिलायती बैगन भी कहते हैं। और गरीब लोगों का संतरा भी इसे कहते हैं, पुअर मैन्स ऑरेंज। ये किसकी बात चल रही है? टोमेटो की बात चल रही है हमारी। हमने क्या क्या देख लिया, साइंटिफिक नाम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम है, फैमिली सोलेनेसी है, 2n बराबर 24 है, कॉमन नेम इसे बॉल फैफल भी कहते हैं, बिलायती बैगन भी कहते हैं, और इसे गरीब लोगों का संतरा भी कहते हैं, पुअर मैन्स ऑरेंज भी कहते हैं। और आपने सुना होगा कि जो टमाटर का जो लाल रंग होता है रिस्पॉन्सिबल रेड, उसके जो लाल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा पिगमेंट होता है रेड कलर के लिए? जिन भाइयों को इंग्लिश में दिक्कत हो रही हो, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ वो आप समझते रहें। रेड कलर जो होता है टमाटर में वो उसके लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है? लाइकोपिन, लाइकोपिन। और ये अगर आपसे पूछा जो जो लाइकोपिन होता है वो कौन से टेम्परेचर पर हाईएस्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब कौन से टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा होता है? 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और अगर आपसे पूछा जाए जो जो पिगमेंट है ये डिस्ट्रॉय होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है रैपिडली, रैपिडली डिक्रीज। किसकी बात चल रही है? लाइकोपिन पिगमेंट की बात चल रही है भैया। 27 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 27 डिग्री सेंटीग्रेड से आप जैसे टेम्परेचर ऊपर ले जाएंगे तो जो रेड कलर की रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट है लाइकोपिन वो डिस्ट्रॉय होने लगेगा। और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पिगमेंट है वो कंप्लीटली, ठीक कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। फिर मैं आपको पूरा क्वेश्चन
रिवीजन कराए दे रहा हूँ मैंने क्या क्या बताया है इस क्वेश्चन में। विच टोमेटो वेराइटी हैविंग पियर शेप्ड फ्रूट, टमाटर की ये चारों वेराइटी दी गई है, जिसमें नाशपाती के आकार की कौन सी है, जिसमें राइट ऑप्शन था रोमा, और मैंने एक और वेराइटी बताई थी आपको पंजाब छुआरा, इसकी नाशपाती के आकार का शेप होता है। और जो चारों वैरायटी दी गई थी सियोक्स, रोमा, टिप टॉप, मार्बल, और मैंने एक वैरायटी बताई थी मनी मेकर, ये सभी कैसी वैरायटी हैं, ये सभी यूएसए से इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है, यूएसए से इंट्रोड्यूस्ड। टोमेटो के बारे में मैंने और क्या बताया, इसका साइंटिफिक नाम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम है, फैमिली सोलिनेसी है, और 2n बराबर 24 है, और इसे कॉमन नेम और किस नाम से जाना जाता है, इसे बॉल फैफल भी कहा जाता है, बिलायती बैगन भी कहा जाता है, गरीब लोगों का संतरा भी कहा जाता है। और रेड कलर के लिए टमाटर के कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइकोपेन आपने पढ़ा ही होगा। इसका डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा कौन सी टेम्परेचर 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, और जब 27 डिग्री सेंटीग्रेड से हम ऊपर जाते हैं तो जो पिगमेंट लाइकोपेन होता है वो तेजी से ख़त्म होने लगता है, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो लाइकोपेन पिगमेंट है वो कम्प्लीटली पूर्णतः ख़त्म हो जाता है। हमने पूर्णतः देख लिया इस क्वेश्चन के बारे में, काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड रेट ऑफ ओनियन फॉर रबी सीजन। हम हमसे इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रबी सीजन में जब हम ऑनियन की अर्थात प्याज की बुआई करेंगे तो उसमें सीड रेट क्या रखेंगे। सबसे पहले तो हम ऑनियन के बारे में थोड़ा देख लेंगे, तब हम सीड रेट पे आएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं बताए दे रहा हूँ जिससे ये चीज़ें आपके दिमाग में रहें। साइंटिफिक नेम क्या है, सबसे पहले आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा, एलियम सेपा, और इसकी जो फैमिली है, ओनियन की बात चल रही है हमारी, एलिएसी, एलिएसी या एमआईडीएसी, और इसमें जो 2n है क्रोमोसोम नंबर है वो 16 है, ऑरिजिन है वो सेंट्रल एशिया है, हमारे प्याज का सेंट्रल क्या है, ऑरिजिन क्या है, सेंट्रल एशिया है, और जो इसमें जो एडिबल पार्ट है अर्थात जो खाने योग्य भाग है, एडिबल पार्ट क्या खाया जाता है प्याज में, बल्ब खाया जाता है, और क्या खाया जाता है, लीव्स खाई जाती हैं। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और हमारे उसको प्याज को और क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ क्वीन ऑफ किचन, अर्थात अर्थात क्या, रसोई घर की रानी, किचन की रानी, क्वीन ऑफ किचन भी कहा जाता है। हमने ये चीज़ें देख ली। साइंटिफिक नाम एलियम सीपा है, फैमिली एलियेसी है, एमआईडीएसी है, एंड 2n 16 है, और ये सेंट्रल एशिया है, एडिबल पार्ट मतलब जो खाने योग्य भाग है वो बल्ब खाया जाता है, लीव्स खाई जाती है, इसे क्वीन ऑफ किचन भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या पूछा गया था, बीज दर पूछी गई थी हमसे प्याज की, कौन से सीजन की, रबी सीजन की। रबी सीजन में जो प्याज की बीज दर है वो 10 से 12 किलोग्राम है, याद रखना भैया, कितनी है, 10 से 12 किलोग्राम। और जो 12 से 15 ये हमारे खरीफ सीजन की है, खरीफ सीजन की, अर्थात जो खरीफ सीजन में हम जब बुवाई करेंगे तो उसकी बीज दर प्याज की कितनी है, 12 से 15 किलोग्राम है, और रबी सीजन के लिए 10 से 12 किलोग्राम है। ठीक है, और हम प्याज में हमने पहली क्लास में भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी थी कि प्याज का जो लाल कलर होता है वो एंथोसायनिन के कारण होता है, जो पीला कलर होता है क्यूरसेटिन के कारण होता है। इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पहली वाली क्लास में ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ। और जो प्याज में एंटी फंगल प्रॉपर्टी वो कैटचोल के कारण होती है, और जो प्याज में जो टीयर इंड्यूसिंग, जो प्याज में टीयर टीयर इंड्यूसिंग समझ रहे हैं आप, अर्थात जो आंसू आते हैं प्याज के कारण, वो कौन से केमिकल के कारण होते हैं, प्याज में कौन सा केमिकल पाया जाता है ऐसा, वन प्रोपेनाइल सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, जो हमारे जो प्याज में सॉरी जो प्याज में जो हमारे आंसू आते हैं उसके लिए कौन सा केमिकल जिम्मेदार है, वन प्रोपेनाइल सल्फोनिक एसिड। अब हम पूरा इस क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लेंगे, क्या पूछा गया था इसमें, सीड रेट ऑफ ऑनियन फॉर रबी सीजन।
रबी सीजन के लिए बीज दर पूछी गई थी प्याज की, तो 10 से 12 किलोग्राम है, और खरीफ सीजन के लिए अगर हमसे पूछ लिया जाए तो 12 से 15 किलोग्राम है। और प्याज के बारे में हमने कुछ जनरल तथ्य देख लिए थे। साइंटिफिक नाम जिसका वैज्ञानिक नाम एलियम सीपा है, फैमिली एलियेसी एमाइल्डिएसी है, क्रोमोसोम नंबर 16 है, ऑरिजिन सेंट्रल एशिया है, खाने योग्य भाग बल्ब और लीफ खाई जाती है, और जिसे क्वीन ऑफ किचन भी कहा जाता है, प्याज को किचन की रानी भी कहा जाता है। और जो प्याज में के कारण जो हमारे आंसू आते हैं उसके लिए कौन सा केमिकल जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, वन प्रोपेनाइल सल्फोनिक एसिड। और प्रीवियस क्लास में हमने देख ही लिया था कि प्याज में जो लाल कलर होता है वो एंथोसायनिन के कारण होता है, और जो येलो कलर होता है वो क्यूरसेटिन के कारण होता है, और जो एंटी फंगल प्रॉपर्टी जो पाई जाती है प्याज में वो कैटिचोल के कारण होती है। और टीयर इंड्यूसिंग मैंने आपको बता ही दिया, जो आंसू किसके कारण होते हैं, वो वन प्रोपेनाइल सल्फोनिक एसिड के कारण होते हैं। तो हमने प्याज के बारे में काफ़ी देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो प्याज के बारे में दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ओनियन बल्ब डेवलपमेंट, अर्थात जो ओनियन में प्याज में जो बल्ब का जो कंद का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। देख लीजिए इसमें कौन सा राइट आंसर है। इसमें राइट आंसर है डी, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें ये याद रखना है कि प्याज की जो कंद के विकास के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, अगर वानस्पतिक वृद्धि के लिए पूछ लिया जाए, वानस्पतिक वृद्धि अर्थात वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर पूछ लिया जाए तो 12.8 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हम पुनः एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या पूछा गया था। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ओनियन बल्ब डेवलपमेंट, प्याज के कंद के विकास के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है तो कितना है, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर पूछे वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, वानस्पतिक वृद्धि के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, तो कितना है 12.8 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द पीएच ऑफ गुड जेली, उत्तम जो जेली होती है, हमने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ा हुआ हॉर्टिकल्चर में कि जेली के, जैम के, मार्मेलेड के, इन चीज़ों के बारे में, उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया द पीएच ऑफ गुड जेली, उत्तम जेली का पीएच क्या होता है, बताइए क्या होता है। उत्तम जेली का जो पीएच होता है वो 3.2, याद रखना है 3.2 होता है। ठीक है, आपने जो चीज़ें पढ़ी होंगी, जेली और जैम, जेली और जैम दोनों का हम कंपैरिजन करके देख लेंगे, और ये काफ़ी एग्जाम में भी पूछा जाता है, जिससे हमें याद बना रहेगा। जो जेली का जो ऑप्टिमम जो पीएच होता है, अच्छी जेली का जो पीएच होता है वो 3.2 होता है, और जो टीएस है टोटल सॉलिड जो होता है वो 65% होता है। ठीक है, और जो जैम का जो पीएच होता है 3.5 से 3.7 होता है, और जो टीएसएस होता है जैम के बारे में वो 68% होता है। और जो जेली जो हमारी बनाई जाती है, वो सबसे अच्छी जो बेस्ट जेली बनती है वो गुआवा की बनती है, अर्थात अमरूद की, क्योंकि इसमें पेक्टिन परसेंट बहुत अच्छा पाया जाता है। और आपसे अच्छी जैम के बारे में पूछ लिया जाए, वो जैम किसका अच्छा बनता है, तो वो एप्पल का बनता है, सेब का। ठीक है, अब पुनः हम देख लेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमसे। द पीएच ऑफ गुड जेली इज, उत्तम जेली का पीएच होता है, इसमें राइट आंसर था 3.2। और फिर हमने जैम और जेली को कंपैरिजन के रूप में देख लिया कि जेली का जो पीएच, उत्तम जेली का पीएच कितना होता है, 3.2 होता है, और जो टीएसएस होता है 65% होता है। और जो सबसे अच्छी जेली बनाई जाती है, जो गुआवा की बनाई जाती है, अमरूद की, क्योंकि उसमें पेक्टिन परसेंट अच्छा पाया जाता है। और जो जैम है उसका पीएच 3.5 से 3.7 होता है, और जैम का जो टीएसएस होता है 68% होता है, और जो अच्छा जैम है वो एप्पल से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ सनफ्लावर। जो सूरजमुखी की जो पहला हाइब्रिड इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है, वो हमसे पूछा गया है। पहले हाइब्रिड के बारे में जो इंडिया में रिलीज किया गया है, पहला सूरजमुखी का हाइब्रिड कौन सा है, आपने पढ़ा होगा। तो उसका राइट आंसर है BSH1। BSH1। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फसलों के फर्स्ट हाइब्रिड देख लेंगे जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ये सभी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं, और जो मैं अदर चीज़ें बता रहा हूँ ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये सब चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है। ज्वार का अगर हमसे पूछ लिया जाए, ज्वार, सोरगम जैसे ज्वार कहते हैं, इसका जो पहला हाइब्रिड है वो कौन सा है, CSH1। ये कब रिलीज किया गया था, 1964 में। और जो बाजरा, बाजरा या पियल मिलेट भी जैसे कहते हैं, इसका जो पहला हाइब्रिड कौन सा है, HB1। ये कब रिलीज किया गया था, ये 1965 में रिलीज किया गया था। और जो मेज है अर्थात मक्का, इसका जो पहला हाइब्रिड है गंगा 1 है, या एक और है गंगा 101, गंगा 101 है, गंगा 1 है। डेक्कन आपने सुना होगा, रंजीत है, ये इसके हाइब्रिड है मेज के। और पिजियन पी अर्थात अरहर, अरहर का पहला हाइब्रिड कौन सा है, ICPH8, आपने पढ़ा होगा। ये कब रिलीज हुआ था, 1991 में। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, जो हाइब्रिड ICPH8, इक्रीसेट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स, जो हैदराबाद में स्थित है, उसके द्वारा ये रिलीज किया गया था। और एक और हम देख लेंगे कि शुगर कैन में पहला हाइब्रिड गन्ने का कौन सा है, CO205। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या देख लिया, हमसे सनफ्लावर के पहले हाइब्रिड के बारे में पूछा गया था, जो था BSH1, ये हमने देख लिया। और ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट फसलों की जो एग्जाम में पूछी जाती हैं ज़्यादातर, उनके बारे में देख लिया कि ज्वार का जो पहला हाइब्रिड है वो CSH1 है, जो 1964 में रिलीज हुआ। बाजरा पेज मिले जिसका पहला हाइब्रिड HB1 है, जो 1965 में रिलीज हुआ। मक्के का जो पहला हाइब्रिड है वो गंगा 1, गंगा 101, डेक्कन रंजीत है। और PGNP अरहर का जो पहला हाइब्रिड ICPH8 1991 में रिलीज हुआ, किसके द्वारा, इक्रीसेट के द्वारा। और शुगर कैन का जो पहला हाइब्रिड है वो CO205 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, द डिसऑर्डर कॉज्ड बाय एक्सेसिव फीडिंग ऑफ लेस ग्रीन फॉडर्स इन कैटल इज, पशुओं में गीले हरे चारे को अत्यधिक खिलाने के कारण उत्पन्न विकार हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, मिल्क फीवर, दुग्ध ज्वर, कीटोसिस, टेम्पिनाइटिस और एजोटूरिया। इसमें राइट आंसर है टेम्पिनाइटिस। टेम्पिनाइटिस, ये जो टेम्पिनाइटिस है इसे हम ब्लोटिंग भी कह देते हैं, ब्लोटिंग। आपने आमतौर पर सुना होगा अफारा, अफारा डिजीज, वो यही है टेम्पिनाइटिस, कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लेटिंग या मैं लिखे दे रहा हूँ अफारा डिजीज, ठीक है। ये आमतौर पर कौन से पशुओं में होता है, जो सामान्यतः जो जुगाली करने वाले जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं ना, रूमिनेंट, रूमिनेंट मतलब याद रखना है आपको, जो जुगाली करते हैं, जुगाली करने वाले, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, उनमें मुख्यतः ये डिजीज देखने को मिलता है। अब हम फिर देख लें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, डिसऑर्डर कॉज्ड बाय एक्सेसिव फीडिंग ऑफ लस ग्रीन फॉडर्स इन कैटल एज, पशुओं में गीले हरे चारे को अत्यधिक खिलाने के कारण कौन सा डिजीज उत्पन्न होता है। इसमें राइट आंसर था टेम्पिनाइटिस, जिसे ब्लोटिंग भी कहते हैं, अफारा भी कहते हैं। ये जो सामान्यतः जो जुगाली करने वाले रूमिनेंट एनिमल होते हैं, उनमें ये मुख्यतः देखने को ये डिजीज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया कैटल प्लेग इज एन अनदर नेम फॉर, पशु प्लेग का दूसरा नाम है। कौन सी डिजीज, जो 4 डिजीज दी गई हैं, रोग दिए गए हैं, कौन सी डिजीज को कहा जाता है कैटल प्लेग या पशु प्लेग? देख लीजिए। इसमें राइट आंसर है जो रेंडर पेस्ट। जो रेंडर पेस्ट जो डिजीज होता है उसको हम कैटल प्लेग भी कहते हैं, ये हमें याद रखना है। एंथ्रेक्स जैसे, एंथ्रेक्स को हम क्या कहते हैं? एंथ्रेक्स को गिल्टी रोग भी कहा जाता है, गिल्टी रोग भी कहा जाता है। मैस्टाइटिस जैसा मैंने अभी आपको इसी क्लास में पहले बताया है, जिसे थनैला भी कहते हैं। ठीक है। काउपॉक्स है जो वायरस के कारण होता है। ठीक है, जिसे चेचक कहते हैं, आपने सुना होगा चेचक। ठीक है। अब हम अपना देख लेंगे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। कैटल प्लेग इज एन अनदर नेम फॉर, पशु प्लेग का दूसरा नाम है। इसमें क्या था, रेंडर पेस्ट को कैटल प्लेग कहा जाता है, अंथ्रैक्स को गिल्टी रोग कहा जाता है, मैस्टाइटिस को थनैला कहा जाता है, काउपॉक्स को चेचक कहा जाता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिए आज क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब अगली क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है इन द क्विज फॉर्म एंड फॉर मोर अपडेट्स ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। होपफुली हमारे एफर्ट्स आपको मदद कर रहे हो, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद, जय भारत।